ठीक है। और मंडे से मैं उस सीरीज चालू कर रहा हूं, मतलब मंडे को मैं मंडे को अनाउंस कर दूंगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन प्रैक्टिस, संडे टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वीक से वो सीरीज चालू हो जाएगी यूट्यूब वाली। हाँ, वो तो ऑनलाइन ही चलेगी ना। कल ले लें? कल सैटरडे है, कल कहां ले पाएंगे? परसों ले लेंगे। कल तो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ना यहाँ जाने के। हाँ? आज ले सकते हैं, आज ले लेंगे, आज मैं खाली हूँ। इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एक लो, एक्चुअली फिर पूरा हो नहीं पाता क्योंकि वो आधा घंटे की सीरीज है। इवोल्यूशन क्या बायोटेक? इवोल्यूशन तो आओगे सारे? इवोल्यूशन लो आओगे? टाइमिंग वही 11 बजे, क्योंकि इनकी सर्वेसरी क्लास चल रही होगी। हाँ, 10:30 और 11 के बीच में रखेंगे। ठीक है, मैं अनाउंस करवा दूंगा। हाँ, रात में होती है वो एनसीईआरटी रिकॉल। तो मैं बुला नहीं रहा हूं भाई, यूट्यूब पे पढ़ना है। चलो करें स्टार्ट। एनसीईआरटी रिकॉल ले लेता हूं मैं आज इवोल्यूशन का, तो तैयार हो? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रात 10:30 के और 11 के बीच में, आधा घंटे का सेशन होगा। मैं इवोल्यूशन के वो सारे पॉइंट जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो सारे ऐड कर दूंगा और कुछ अच्छी अच्छी बातें पूछ भी लूंगा तुमसे, तो फटाफट रिस्पॉन्स देना। ऑनलाइन वही अपना चैनल पर आकर के एनसीईआरटी रिकॉल, समझ गए ना? ठीक है, चलो कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, हाँ, मोड टीचिंग। तो आज हम इसकी मेडिसिन वाली एप्लीकेशन पूरी कर देंगे। इसके बाद ये ट्रांसजेनिक एनिमल छोटा सा डेटा है और एथिकल इश्यू एक डेटा है, आधा घंटे में टोटल कवर हो जाता है। मेन समझने वाला पार्ट यहां पर आज एंड हो जाएगा, खत्म है आज। अच्छा, ये तो मैंने करा दिया था ना आरएनए इंटरफेरेंस, अभी रिवीजन कराता हूं उसका एक। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में नंबर 1 बात की थी मैंने गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की अगर बात करते हैं फ्लेवर, सॉरी, गोल्डन राइस की बात करते हैं पहले तो चुप हो जाओ, सारे के सारे चुप हो जाओ। आज नीचे वाली क्लास इतनी साइलेंट थी कि मुझे सिर्फ अपनी ही अपनी दिमाग में आवाजें आ रही थी, मतलब लगी थी क्लास में कोई बैठा भी है, मैं सच कह रहा हूं। नीचे 2 3 4 5, हाँ, तो एकदम साइलेंट, पता ही नहीं चल रहा था बैठे भी नहीं बैठे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने बात की थी गोल्डन राइस, तो क्वेश्चन आएगा गोल्डन राइस किसका एग्जांपल है? आप बोलोगे न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस करने के लिए हमने एक ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाई गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर हमने बीटा कैरोटीन के जीन को कहां से आइसोलेट किया? डैफोडिल। हमने प्लाज्मिड कौन सा लिया? टीआई प्लाज्मिड। कौन सा होस्ट लिया? एक टेम्परेट स्ट्रेन लिया, उसमें उठा करके इंसर्ट करके उसमें बीटा कैरोटीन का डिपोजिशन करा करके हमने गोल्डन कलर में कन्वर्ट कर दिया और बन गया गोल्डन राइस। यानी विटामिन ए का भी सोर्स मिल गया हमें राइस से। सेकंड हमने बात की फ्लेवर सेवर टोमेटो, किसका एग्जांपल है? आप बोलोगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस टेक्निक को यूज किया। इसमें क्या किया? आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया है। किस चीज के लिए यूज किया है? आप बोलोगे एक एंजाइम को बनाने वाले जीन को साइलेंट किया है जो फ्रूट्स की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एंजाइम? आप बोलोगे पॉली गैलेक्टोयूरोनेज। इसको साइलेंट करने के लिए क्या किया आपने? इसके एमआरएनए से, इसके सेंस एमआरएनए से एंटी सेंस एमआरएनए का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया और एक डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाकर इसकी प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर दी। इसमें कौन सी टेक्निक लगती है? आरएनए इंटरफेरेंस। तीसरा हमने बात की बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन समझने से पहले हम समझे कि एक्चुअल में समस्या क्या है। समस्या है इंसेक्ट की, और इंसेक्ट को मारने के लिए हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइडल यूज करते हैं जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इंसेक्टिसाइडल की अगर बात की जाए तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब करते हैं और क्रॉप को भी खराब करते हैं और
गट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर बिल्कुल। तो रिप्लेसमेंट हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर से। बायो फर्टिलाइजर में हमने किसके बारे में जाने, एक बैक्टीरिया के बारे में, बैसिलस थ्रियोजेंसिस। इस बैक्टीरिया की खास बात क्या थी, ये अपने अंदर कुछ एंडो माने अंदर, एंडोटॉक्सिन बनाता है जो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्राई प्रोटीन है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, ना बैक्टीरिया को लॉस करती, ना हमें लॉस करती, ना किसी एनिमल को लॉस करती। पर अगर कोई इंसेक्ट इसको इनटेक कर ले तो उसकी मिड गट के एल्कलाइन मीडियम में कुछ एंजाइम का एक्टिवेशन होता है जो उसको स्पेसिफिक साइट से कट करता है, और स्पेसिफिक साइट से कट होने की वजह से ये एक्टिव हो जाते हैं और ये क्रिस्टल धीरे धीरे सोल्यूबलाइज होते हैं, उसकी एपिथेलियम से अटैच होकर के वहां पर पोर जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्वेल्ड अप होकर के इसकी लाइसिस और इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। तो बस हम इस चीज को समझ चुके थे, जान चुके थे। हमने क्या काम किया, स्क्राइजीन को आइसोलेट किया, एक वेक्टर टीआई प्लाज्मिड में जोड़ा और डिफरेंट टाइप के प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। अब उन सारे प्लांट के अंदर ये क्राय प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब भी कोई इंसेक्ट इन प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो क्राय प्रोटीन उसके अंदर जाती और एक्टिव होकर के उसकी डेथ हो जाती। यानी ये बहुत बेहतरीन इंसेक्टिसाइड का काम कर रहे थे, और प्लांट को मॉडिफाई करके हमें किसी भी इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं। तो ब्रिंजल भी इसमें होता है, पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। सोयाबीन दे रखा है, कॉटन दे रखा है, टोमेटो दे रखा है, पटेटो दे रखा है, राइस दे रखा है, और कुछ है कोई, कॉर्न दे रखा है, जिसमें दो चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल दे रखा है, कॉटन और कॉर्न। तो इनमें ये याद रखना है कि कॉर्न बोरर के अंदर कौन सा क्राय जीन इंसर्ट किया जाता है, जो पहले आया। पहले कौन आया, फर्स्ट, एबीएसी में से एबी, तो क्राय फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर, बचे हुए दो कॉटन बॉल बॉम्ब, कॉटन बॉल बॉम्ब। कॉर्न बोरर और कॉटन बॉल बॉम्ब किस टाइप के इंसेक्टों में आते हैं, लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आते हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अब बताओ कोई डाउट, सेट है ना पूरा। अब बात करते हैं हम, अच्छा ये भी करा दिया, इंटरफेरेंस करा दिया ना कल तुम्हारे में, तो हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले समस्या क्या थी, टोबैको प्लांट की रूट में एक नेमेटोड का इन्फेक्शन था। नेमेटोड कौन सा था, मिलेटोगाइनी इनकोग्नेसिया, मिलेटोगाइनी इनकोग्नेसिया। अगर मैं इस इन्फेक्टेंट की बात करूं तो रूट नोड्यूल्स बना लेता है, सारे न्यूट्रिएंट को खुद यूज कर लेता है, इससे टोबैको की यील्ड धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो गई, समस्या क्रिएट हो गई। समाधान क्या था, तो समाधान के लिए पहले हमें यूकैरियोटिक प्लांट के अंदर उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम समझना पड़ेगा। नेचर ने यूकैरियोटिक सेल को एक एंजाइम दिया, ठीक है, रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये कोई भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए अंदर बन जाए या आ जाए, समझ रहे हो, तो उसमें से एक स्टैंड को जो उड़ा देता है ऑटोमेटिकली वो सेंस स्टैंड होता है, एंटी सेंस नहीं होता, क्योंकि सेंस ही हमेशा प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है, कॉमन सी बात। ठीक है, यानी समझना, ये चीज हम समझ में आ गया कि हर एक यूकैरियोटिक सेल में ये एंजाइम है जो सेंस आरएनए को मारने का काम करता है, पर अगर खाली सेंस आरएनए होगा तो नहीं कट करेगा, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंस आरएनए होगा तो कट करेगा। ठीक है, ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम उसका समझ में आ गया, हर यूकैरियोटिक सेल में है। अब हमने देखा नेमेटोड की कमजोरी क्या है। नेमेटोड की कमजोरी हमने देखी कि जो ऐसी चीजें या ऐसी प्रोटीन जो उसकी पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, तो हमने उनकी जीन को ढूंढ लिया जो उन प्रोटीन को बनाता है जिसकी वजह से वो होस्ट में पैरासाइट रह पाता है। हमने उस जीन को आइसोलेट किया, उस डीएनए को मॉडिफाई किया। मॉडिफिकेशन का मतलब है आरएनए पॉलीमरेज पहले एक ही स्टैंड से बाइंड करता था, सेंस स्टैंड से, अब वो सेंस और एंटी सेंस दोनों से बाइंड करेगा। क्लियर है, तो दोनों टाइप के आरएनए बनेंगे, सेंस और एंटी सेंस। ठीक है, जब दो टाइप के आरएनए बनेंगे, वो भी नेमेटोड के, वो भी किसी प्लांट के अंदर, तो वहां तो रिस्क है, रिस्क हमेशा सेंस को उड़ा देगा, एंटी सेंस बचेगा। एक तरीके से आपने उस प्लांट को इम्यूनाइज कर दिया, जैसे डीएनए वैक्सीन हमारी बॉडी में डाल दी जाए और वो प्रोटीन बनाती रहेगी। जब प्रोटीन बनेगी हमारी बॉडी के अंदर, उस पैथोजन की बॉडी में ही बनेगी, समझ रहे हो, तो जब भी पैथोजन आएगा तो उसकी प्रोटीन पहले से है, तो यानी इम्यून सेल उससे पहले से इंटरेक्ट कर चुके होंगे, मतलब एंटीबॉडी और
मेमोरी सेल पहले से बन चुके होंगे, तो वो उस पैथोजन को मार लेंगे। ऐसे ही हमने प्लांट को भी इम्यूनाइज कर दिया। उन प्लांट्स के अंदर पहले से ही एंटीसेंस आरएनए उस नेमेटोड का प्रेजेंट है। जब भी नेमेटोड आएगा, प्लांट को खाएगा, तो वो एंटीसेंस आरएनए उसके अंदर जाएगा, उसके सेंस आरएनए से बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा, जिसकी वजह से उसका रेप्लिकेशन रुक जाएगा। और सिंपल सी बात है, ठीक है, आगे की मैकेनिज्म नहीं होगी। हमने इनडायरेक्टली जीन को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोक दिया। आई या नहीं आई? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने टोबैको प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो ये थी आरएनए इंटरफेरेंस। कोई डाउट? क्लियर था? अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में मेडिकल फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहां कहां पर दिख रही हैं। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर 30 थेराप्यूटिक्स को हमने ऑथेंटिफिकेशन या कह सकते हो उनको परमिट कर दिया है कि भाई, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, उनको ऑथराइज कर दिया है 30 थेराप्यूटिक्स को वर्ल्ड लेवल पर। समझ में आया? इंडिया में उनमें से कितने मार्केटिंग जिनकी हो चुकी है? 12 हैं। तो 30 वर्ल्ड लेवल पर और 12 इंडिया में, ठीक है। जिनमें से कुछ एग्जांपल अभी समझ में आएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंसुलिन आज की डेट में मिल रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ, ठीक है। जैसे एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम, ठीक है, एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगह हम थेरेप्यूटिक्स को यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर को यूज करने के लिए। तो 30 और 12 ये दो डेटा याद रहेंगे। तो अब मैं यहां पर दो चीजें कराने वाला हूं, एक तो इंसुलिन और एक आरएनए, सॉरी इंसुलिन और जीन थेरेपी। तो 30 थेरेप्यूटिक्स को हम क्या कर चुके हैं, वर्ल्ड लेवल पर अप्रूवल दे चुके हैं, जिसमें से 12 हमारी इंडिया के अंदर आज की डेट में प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। कोई डाउट? या एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली इस पैरा से यही दो ही क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आएगी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहले मैं समझाऊंगा। ये आप जानते हो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहां होता है? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। क्लियर है? बिल्कुल। इंसुलिन कभी मैच्योर फॉर्म में बनती है क्या? इमैच्योर फॉर्म में बनती है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनती है, इनएक्टिव फॉर्म में बनती है। क्यों बनती है इनएक्टिव फॉर्म में? सुधांशु बताएगा। ना बता, तू मेरे पानी फेर रहा है उन चीजों के ऊपर। बताओगे? मैंने इतना सा पूछा, इधर वाले बच्चों से ही पूछ रहा हूं, इंसुलिन प्रो फॉर्म में क्यों बनती है, डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं बनती? हाथ उठाओ। हाँ बेटा। नहीं, स्ट्रक्चर पता है इंसुलिन का तो बता पाओगे, जिनको स्ट्रक्चर पता है वही बता पाएंगे। पहले चलो देख लो स्ट्रक्चर तुम, अब बताओ, देखने के बाद बताओ। सब देख लो, फिर देखूं तुम देखने के बाद दिमाग दौड़ा पा, देखने समझ में आ जाएगा, जो बच्चा दिमाग दौड़ा के समझ में आ जाएगा। लिखा कहीं नहीं है, बस मैं देखना चाहता हूं तुम दिमाग लगा रहे हो सही डायरेक्शन में या नहीं। कौन? हाथ उठाओ। हाँ बेटा। क्यों? क्या? नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ। इसलिए प्रो फॉर्म में बनता है। हाँ, ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअल में इंसुलिन को बनाने के लिए कोई एक प्रोटीन पेप्टाइड की जरूरत नहीं होती। इसको बनाने के लिए दो पेप्टाइड की जरूरत होती है। कितनी पेप्टाइड? दो, ए और बी। और खाली इन पेप्टाइड के बनने से भी इंसुलिन नहीं बनता, इन पेप्टाइड को फिर आपस में जोड़ना भी होता है। तो कोई मीडिएटर चाहिए जो इनको जोड़ने का काम करे, वो मीडिएटर होती है सी पेप्टाइड। सिर्फ जोड़ने का काम करती है, जोड़ने के बाद अलविदा कह के बाय बाय, अब मैं चली, तुम जुड़ गए भाई। नहीं आया क्या भाई? पहले मीडिएटर नहीं होते थे, मतलब बचोलिया शादी कराने का काम करते थे। बिना बचोलिया के शादी हो सकती थी? बिचौलिया अलग होता है,
ठीक है, वो किसी से पैसा नहीं लेता था। समझ में आया? हाँ, सुनो मेरी बात, दो तरीके के बिचौलिए होते हैं जो परमार्थ काम करते हैं। एक, तुझसे 1 रुपए की चीज ले रहे हैं और उस मार्केट में 10 रुपए की दूसरे को बेच रहे हैं, 9 रुपए खुद कमा गए। हाँ, वो अलग होते हैं। समझ में आया? तो उस समय क्या होता था, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस। तुम रिलैक्स मोड में हो क्या? टेंशन मोड में तो नहीं हो सारे के सारे? हाँ, अब देखो, रिलैक्स होके पढ़ो एकदम, ठीक है? हाँ, तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी दो चेन को आपस में जोड़ना है, ये मजबूरी है, इसलिए नेचर ने 3 चेन बनाई। एक मीडिएटर चेन थी जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। अगर वो मीडिएटर चेन नहीं होती तो ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो मैच्योर इंसुलिन की पहचान है। तो पहले बनाए इंसुलिन, जितने क्वेश्चन आए इंसुलिन के डिस्कस करते हैं। चलो, इंसुलिन बनती कहां पर है? आप बोलोगे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के बीटा सेल में, यह हमें पता है। अच्छा, यह भी हमें पता है, अगर किसी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती तो हम क्या करते हैं, करते थे। अब कुछ भी बोले जा रहे हो, समझ में नहीं आ रही, ठीक है? तो ऐसे मत बोला करो, बोला करो तो एकदम स्पष्ट धड़ल्ले से। पहले हम क्या करते थे, पॉक और बीफ इंसुलिन यूज करते थे, ठीक है? पॉक समझ में आ गया, पिग, और बीफ मतलब काव को स्लॉट करके, स्लॉटिंग समझते हो? हाँ, ठीक है, जो जो बेकार हो जाते थे, जो भी, ठीक है, स्लॉटिंग स्लॉटिंग हाउस में जाते थे, ठीक है, तो उनसे हम इंसुलिन आइसोलेट करते थे स्लॉटिंग के बाद। क्लियर है? उसको बाइल में पैक करके पेशेंटों को दिया जाता था, तब वो जाकर के ब्लड में डायरेक्टली इसको इंजेक्ट करते थे। इंसुलिन को खाया नहीं जा सकता, क्यों? प्रोटीन है, डाइजेस्ट हो जाएगी। समझ में आया? ऐसी स्नेक वेनम को खाया नहीं जा सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा तभी वो पॉइजन वाला इफेक्ट दिखाएगा। ठीक, खाओगे तो पच जाएगा, पर शर्त ऐसे करना मत लेना, ठीक है? मतलब पच जाएगा, पर अगर ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया स्टमक से पहले, डाइजेस्ट होने से पहले, तो खेल कर देगा वो, ठीक है? हाँ, तो मैं समझा दे रहा हूं पहले ही। हाँ, अरे ब्लड में कोएगुलेशन कर देगा ना, क्लंपिंग कर देगा आरबीसी की। अब पॉइजन दो तरीके से इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आरबीसी क्लंपिंग करता है, अलग अलग टाइप के पॉइजन होते हैं। समझ रहे हो? आरबीसी, आरबीसी जो मूवीज में देखते हो ना, कि कोई हीरोइन है, सांप ने खा लिया, दौड़ के हीरो आया, ठीक है, उसने अपना रुमाल निकाला, यहां पर उसके बांध दिया और उसके खून को चूस चूस के निकालना चालू कर दिया और वो जिंदा हो जाती है। तो अरे सही बोल रही है वो। हाँ, नहीं मरता नहीं, मार मत देख, उसको भी जिंदा रहने दे भाई। वो तो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टर क्या चाहता है, उसको मारना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है? जिंदा रखना चाहता है ना। हाँ, तो जिंदा रखना है तो थोड़ी देर बेहोश होगा। पर ये बताओ, साइंस के हिसाब से उसको कैसे पता कि जो सांप ने खाया है उसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है? अगर वो न्यूरोटॉक्सिक हुआ तो खाली खून से कुछ नहीं होगा, वो तो सीधे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और तुरंत खेल खत्म। हाँ, हीमोटॉक्सिक हुआ तो आरबीसी क्लंपिंग कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो क्लंपिंग धीरे धीरे बढ़ती है, ब्लूइश अपीयरेंस आती है, तो यहाँ हाथ को बांध दिया जाएगा, यहाँ खाया है तो यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप यहाँ वाले पॉइजन को निकाल सकते हो। समझ रहे हो? पर वो हीमोटॉक्सिक हुआ तो, न्यूरोटॉक्सिक हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिखाते हैं मूवीज के अंदर, टल, टल समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। अरे तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो पॉइजन दो टाइप के होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। अब यहां आ जाओ, अगर किसी को इंसुलिन की दिक्कत है तो इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, पॉक इंसुलिन या बीफ इंसुलिन। समझ में आया? पर तो जरूरी तो नहीं तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही कर ले, वो दूसरे एनिमल की प्रोटीन है ना, तो क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, इम्यून सिस्टम हाइपर एग्रेसिव हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने समझा यार ये तो समस्या है, तो इंसुलिन आर्टिफिशियल बनाया जाए जिसमें किसी समझ एनिमल की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है? तब जाकर के कई कंपनियों ने चैलेंज लिया इसको बनाने के लिए। तो पहली कंपनी कौन सी आई? एली लिली। कब कब की बात है? 1980, 90 नहीं होगा, 80 होगा, 83, हाँ, 1983 में पहली बार एली लिली कंपनी ने, अमेरिकन बेस्ड थी, आर्टिफिशियल इंसुलिन जिसको हिम्यूलिन बोलते हैं, बनाया।
क्लियर है? अब स्टार्ट करें हम। अब आ जाओ, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। तुम यार अच्छे बच्चे बन जाओ। और गई थोड़ी रही अब रही किनारे आए। बीटा सेल्स ऑफ, अच्छा बीटा सेल्स के अंदर जो प्रो इंसुलिन बनता है, यहां क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, भाई सुन रहे हो क्या? किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। एक्टिव होगा इनएक्टिव? इनएक्टिव। आप समझना, ये कैसा होगा? इनएक्टिव। इसमें दो मेन चेन होगी। कितनी चेन होगी? मेन दो। एक थोड़ी बड़ी होगी, एक थोड़ी उससे छोटी होगी। समझना, इन दोनों चेन को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना होगा। क्या करना होगा? और इस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कौन करेगा? एक तीसरी चेन। वो कौन सी चेन होगी? अगर ये सी चेन नहीं होती ना, तो ए और बी आपस में जुड़ नहीं पाते। ए और बी आपस में जुड़ नहीं पाते, तो ए और बी को जोड़ने के लिए सी चेन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए नेचर इनिशियल फॉर्म में इनएक्टिव इंसुलिन यानी प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। अगर मैं तुमसे कहूं ये कौन सी चेन है? ए। तुम यार बातें करोगे तो मजा नहीं आएगा। ये कौन सी चेन है? बी। ये कौन सी चेन है? सी। ए चेन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सबको पता होते हैं 20, बी के अंदर सबको पता होते हैं 3, सी में कितने होते हैं? 33। क्या है? अमाइनो एसिड्स। कोई डाउट? ये टोटल क्या हो गए? 84 अमाइनो एसिड्स किसके अंदर? इन प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन। अब मैंने बताया जब मैचुरेशन होगा तो इसके अंदर एक बार डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाने के बाद सी पेप्टाइड की अब जरूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग मैचुरेशन रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड होगा। क्या होगा? रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड निकल जाने के से कितने अमाइनो एसिड निकल जाएंगे? 33 अमाइनो एसिड का क्या कर दिया हमने? रिमूवल। और रिमूव करने के बाद हमें जो इंसुलिन मिलने वाली है ड्यूरिंग मैचुरेशन, वो कैसी इंसुलिन मिलने वाली है? मैच्योर। कैसी मिलने वाली है? मैच्योर। और मैच्योर इंसुलिन की अगर बात की जाए, यस, ये बीएचयू में 2 बार रिपीट हुआ है, हुआ था। ए है, बी है, और कैसी इंसुलिन बन गई? मैच्योर इंसुलिन। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन मैच्योर इंसुलिन,
51 अमाइनो एसिड, अमाइनो, याद रहेगा कितने अमाइनो एसिड निकल जाते हैं ड्यूरिंग मैचुरेशन? अब बताओ, ये सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, इंसुलिन के डायग्राम पर बना, समझ में आ गए नहीं आ गए? बिल्कुल रिलैक्स मोड में एकदम। डर तो नहीं लग रहा एग्जाम से? लग रहा है? लग रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत तो है तो ठीक है। हाँ, पर पर ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसा डर, हाँ ऐसा डर जो पढ़ने को मजबूर कर दे अच्छा है, जो पढ़ने से दूर कर दे वो अच्छा नहीं है। क्या क्या लग रहा है? परिवार लगा हुआ है, पूरा परिवार लगा हुआ है ना, क्या कह रहा है? आ जाओ। अरे कोई माहौल नहीं है, इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आएगा, किस टाइम, टाइम पूछेगा 1983 पूछेगा, कौन सी कंपनी कहां पर बेस्ड थी? अब इस कंपनी ने, सुनो क्या किया, सबसे पहले इसने बीटा सेल को ढूंढा। किसको ढूंढा? बीटा सेल, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। इस सेल से इसने ए जीन को अलग निकाला, समझना मेरी बात, ए जीन, बी जीन को इसने अलग निकाला, बी का मतलब है, समझ में आ गया, बी चेन की बात चल रही है। इस दोनों जीन को एक अलग अलग प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट। कौन सा प्लाज्मिड जोड़ा होगा उन्होंने? ई कोलाई प्लाज्मिड है, पीबीआर 322, पीबीआर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, हाँ 332 इसको लेके जोड़ दिया। अब इसके जोड़ने के बाद क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। भाई दो अलग अलग रिकॉम्बिनेंट बनाए, रिकॉम्बिनेंट। अब दोनों रिकॉम्बिनेंट का क्या किया उन्होंने? ट्रांसफॉर्मेशन। किसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया? होस्ट में। ट्रांसफॉर्मेशन कहां कर दिया? होस्ट में। तो होस्ट क्या था यहां पर, जरा याद है तुम्हें क्या? ई कोलाई, आई ई को लाई, आई ई को लाई। अब इस ई कोलाई में इन्होंने क्या बना लिया? ए चेन। इस ई कोलाई में क्या बनाया उन्होंने? बी चेन। इतना काम तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने कर लिया। अब चैलेंज क्या था? इनको जोड़ा कैसे जाए। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना भी तो है भाई, नेचुरली तो इसका मीडिएटर का काम कौन कर रही थी? सी चेन। अब यहां तो मीडिएटर कोई है नहीं, तो अब जोड़ा कैसे जाए? तो इस चैलेंज को किसने एक्सेप्ट किया? एली लिली कंपनी, समझ रहे हो? हाँ 1983, समझ रहे हो? तुम तुम थे दुनिया में 1983 में? नहीं थे? एक भी नहीं है? मैं था, यस। तुम थे या नहीं थे? नाइन्टी थ्री में, अब क्लास तो नहीं याद है पर थे हम, इतना याद है। उस समय केजी नर्सरी तो नहीं होती थी, है? पता नहीं।
पर थे, समझे? ये दिसंबर 82, मतलब 1 साल के तो नहीं होंगे। अब किस किस महीने में इन्होंने किया ये नहीं पता था ना। करें अब तुम नहीं थे तो क्या है, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा होना चाहिए था। अब क्या करना है, दोनों चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना है। तो दोनों के बीच में क्या बना दिया इनने, डाइसल्फाइड ब्रिज। और जैसे डाइसल्फाइड ब्रिज बन गई मैच्योर इंसुलिन। क्या बन गई? और क्या बोलते हैं इस मैच्योर इंसुलिन को? हिम्यूलिन है या ह्यूम्यूलिन है ना? जो भी है, लगभग हिम्यूलिन टाइप बोलते हैं कुछ ऐसे ही, हिम्यूलिन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, कौन सी? चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस दैम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। अच्छा, इन्होंने प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई लिखा है, पर प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई नहीं है, प्लाज्मिड को इकोलाई में डाला है, इकोलाई के प्लाज्मिड को यूज नहीं किया। बस का मतलब तो ये निकल रहा है इकोलाई के प्लाज्मिड को यूज किया है, सही कह रहे हो। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस दैम इन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। इकोलाई का प्लाज्मिड नहीं यूज किया, एक्सपेरिमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है पीबीआर 322 यूज किया है। मैंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इसका उससे लिया है, सारा एक्चुअल में जो बनाया गया था। ठीक है, इस आर्टिकल को पूरा प्रैक्टिकल कराने से पहले पूरा आर्टिकल पढ़ा था मैंने। ठीक है, पूरा किताबों में दे रखा है कि हिमुलिन बनी कैसे थी, इस कंपनी ने क्या किया था, किस होस्ट को लिया। तो इकोलाई को के अंदर प्लाज्मिड डाला था, इकोलाई एक्ट एज अ होस्ट। हाँ, प्लाज्मिड नहीं लिया था। तो समझ गए ना मेरी बात, वही कहना चाह रहे होंगे, पर लाइन शायद नहीं बन पाई इनकी। ठीक है, तो होस्ट कौन सा लिया? हाँ, वो तो ये कह रहा है कि इकोलाई से प्लाज्मिड लिया। नहीं, पर प्लाज्मिड तो पीवीआर 322 लिया है ना। ठीक है, चलो, ये एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट है। क्यों पड़ेगा, ये तो खुद जोड़ रहे हैं ना, वो तो बॉडी के अंदर नेचर जोड़ रही है, तो नेचर में सी पेप्टाइड की जरूरत पड़ेगी क्या? नेचर डायरेक्ट कैसे जोड़ेगी, अब तू समझ। एक जीन ये है, एक जीन ये है, ये जीन अपनी प्रोटीन बना रहा है, ये जीन अपनी प्रोटीन बना रहा है, ये आपस में थोड़ा जुड़ जाएंगे। अब एक ऐसी जीन बनी, बीच में एक जीन और आ गई, इसने भी एक प्रोटीन बना दी बीच में, इसकी जगह फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग क्या होगी? फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग होने से दो चेन आमने सामने आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो सी, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? ये तो है यार, मैं क्या बताऊं, एक्चुअली पीवीआर 322 लिया है। क्या? जो एक्सपेरिमेंट है वो यही है, एग्जैक्ट यही है। जीनोमिक डीएनए से क्यों जोड़ेंगे? प्लाज्मिड डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हो ना, प्लाज्मिड को जीनोमिक डीएनए से क्या मतलब है? एक्चुअल में यही है। ठीक है, क्वेश्चन कंट्रोवर्सी पे नहीं देंगे, ऑप्शन कलम कराएंगे, इस पे क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? ये एनसीईआरटी का डायग्राम, प्रो इंसुलिन इनएक्टिव होती है, एक्टिव होती है? और ये हो गई एक्टिव इंसुलिन, इसमें सी पेप्टाइड निकल गई, दोनों के दोनों चेन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। चलो, अब इंसुलिन से रिलेटेड कोई डाउट बचा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जीन थेरेपी। फिर से एक केस आ गया, फिर से एक समय आ गया।
इस बार समय कब का है? 1990। अभी किसकी बात की थी? 1990 में तो तुम थे, 90 में भी नहीं थे, नहीं आए थे। अरे यार, हाँ? अरे तुम छोटे हो यार। चलो, लॉकडाउन से पहले तब प्रियांशु सर थे वहां पर, सुधांशु सर। कोटा में थे, पढ़ रहे थे। करें आगे? साइलेंट हो जाओ, फेक फेक बढ़िया सी कहानी सुना रहा हूं, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। 1990 की बात है, 1990 की बात है। एक 4 साल की बच्ची जो बहुत बीमार थी, सारे लोग परेशान थे। अचानक से मतलब उसकी बीमारी मतलब अनकंट्रोल होती जा रही थी, ठीक है, लाइक HIV, जैसे HIV में होता है ना, वैसे ही। उसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, ना बी लिम्फोसाइट ना टी लिम्फोसाइट, समझ ही नहीं पा रहे थे एक्चुअल में है क्या। तब पता लगाया गया कि उसके अंदर एक जीन है जिसमें म्यूटेशन है बाय बर्थ। क्या है? म्यूटेशन, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उसका बहुत कमजोर हो चुका है। फिर देखो वो जीन करता क्या है, वो जीन मात्र एक एंजाइम को बनाता है, एडेनोसिन डीएमिनेज। सोचो एक एंजाइम क्या इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इम्यून सिस्टम के अंदर? यस। कैसे? ऐसे साइंटिस्टों ने देखा कि एक एंजाइम बनाने वाला जीन, कौन सा जीन? एडेनोसिन डीएमिनेज, ADA जीन है। ये जीन क्या बना रहा था? प्रोटीन। क्या बना रहा था? कौन सी प्रोटीन बना रहा है जरा बताओ? ADA प्रोटीन, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एंजाइम इज अ प्रोटीन, क्लियर बिल्कुल। तो ये क्या बना रहा था? एंजाइम। कौन सा एंजाइम बना रहा था? ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज। भाई ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको? किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये एंजाइम स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ B एंड T lymphocyte, B एंड T lymphocyte, B lymphocyte एंड T lymphocyte। अगर मैं B lymphocyte की बात करूं तो B lymphocyte कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं? और ह्यूमरल मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी, या बी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर मैं टी लिम्फोसाइड की बात करूं तो कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी CMI। तो CMI और बी लिम्फोसाइड दोनों किसके कंट्रोल में है? अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा, अगर इसमें म्यूटेशन होगी, एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब BMI और CMI दोनों गई। सोचो एड्स में तो सिर्फ CMI में अटैक हो रहा है, यहाँ तो सब खया, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इस बीमारी को सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर मतलब एक्यूट, कंबाइंड का मतलब जिसमें दो टाइप का इम्यून सिस्टम, बी और टी, डेफिशिएंसी, कंबाइंड डेफिशिएंसी, यानी बी और टी दोनों की डेफिशिएंसी हो रही है। सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम जिसके अंदर आ रहे हैं। आई या नहीं आई?
तो उस बच्ची को बीमारी हुई सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है? अब उसको बचाने के लिए दो तरीके हैं साइंटिस्टों के पास, या तो कोई बोन मैरो उसका मैच कर जाए किसी के साथ, जो बहुत टिपिकल काम है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो, पर इतना आसान नहीं है बोन मैरो मैच करना। ठीक है, अपने में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा क्या है, इस एंजाइम को रेगुलर इंटरवल पर उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते रहो। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करता रहेगा, इस सिस्टम को एक्टिवेट करता रहेगा। एक ये तरीका है। ठीक है, पर क्या दोनों थोड़े बहुत सही क्योर हैं, परमानेंट क्योर है? नहीं है। पर तीसरा क्योर और है, वो भी परमानेंट नहीं है, पर इन दोनों से बेटर है। क्या है? अगर मैं उस बच्ची की बोन मैरो में से उसी के लिम्फोसाइट निकाल लूं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं, मतलब उसमें हेल्दी जीन इंसर्ट करा दूं मैं रेट्रोवायरस की हेल्प से, जानते हो ना, और उन लिम्फोसाइट को कल्चर में लंबे समय तक मेंटेन करता रहूं, और जब भी जरूरत पड़े तो लाइक बोन मैरो बन गया ना उसका, हमने तो उसी के लिम्फोसाइट को उसकी बोन में वापस ट्रांसप्लांट करते रहो, तो एक तरीके से आपने उसी के बोन मैरो से एक बोन मैरो बना लिया। ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। कैंसर में भी इसका एक नया जो आया है ना, उस हाँ सेम यही सब चीजें बहुत सारी जगह यूज हो रही हैं, कि आपके बॉडी के इम्यून सेल को हम उन सेल के अगेंस्ट एक्टिवेट करते हैं, फिर एक्टिवेट करने के बाद वापस आपकी बॉडी में आपकी सेल को भेज दिया जाता है कि जाओ। नहीं आया? जैसे आपने एक डॉग को लिया, डॉग को पाला, और कुछ टेररिस्ट थे, उसके अगेंस्ट उसको एक्टिवेट किया कि ये मिले हैं तो छोड़ना मत, मिले हैं तो छोड़ना मत, मिले हैं तो छोड़ना मत, ट्रेंड कर दिया। ठीक है, और फिर उसको छोड़ दिया वापस जहां टेररिस्ट होते हैं। अब वो क्या करेगा, पहले नहीं जानता था, अब जा जा करके ढूंढ ढूंढ करके उनको मारेगा। नहीं आया क्या? तो आप ही की बॉडी के सेल को निकालेंगे, इम्यून सेल को, हम उन कैंसर सेल के संग उसको इंटरैक्ट कराएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, जिससे वो समझेंगे मारना कैसे है इनको, सिस्टम तो अपने बॉडी में ही है, उठा के वापस हम बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, तो वो ढूंढ ढूंढ करके उनको मारने का काम चालू कर देंगे। समझ रहे हो? ये टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे, पर ब्लड कैंसर पे तो सक्सेस है। ठीक है, पर हर कैंसर पे सक्सेस नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, करें आगे। समझ में आया कहानी, क्या है कहानी? तो बच्ची से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, 4 साल की बच्ची, ये भी क्वेश्चन आएगा, कितने साल की थी, कब की बात है, कौन सी बीमारी थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एडीए डेफिशिएंसी थी। नीट में लगभग हर साल आता है, तो समझना मेरी बात। इसके लिए हमारे पास तरीके क्या है, दो, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो, या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो। ठीक है, द प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच, दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। हाँ, कंप्लीटली क्यूरेटिव था अगर आप जीन थेरेपी अर्ली स्टेज में कर दो, अर्ली का मतलब है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो क्यूरेटिव है। समझना मेरी बात, तो इसको हमने लिख दिया है मेथोडोलॉजी के अंदर। ठीक है, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप इस जीन थेरेपी को करते हो, जो मैं कराने वाला हूं, तो एक बार को ये क्या है, परमानेंट क्योर हो सकता है। अब कैसे होता है ये जीन थेरेपी, ध्यान रखना, इसमें एडीए का सी डीएनए लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेंगे, और रेट्रोवायरस को हम क्या बनाएंगे, ओ वेक्टर। कर दें स्टार्ट? क्या बेटा, कौन बोल रहा है, हाथ उठाओ। हाँ, क्योंकि बोन मैरो के अंदर जो सेल होते हैं वो इमोर्टल तो नहीं होते ना, उनकी भी तो एक लाइफ होती है, मर जाएंगे बेचारे, फिर क्या होगा, फिर कहां से लाओगे, क्योंकि नेचुरल स्टेम सेल तो उसको बना ही नहीं रहे, वो तो म्यूटेंट है वो सारे के सारे। समझ रहे हो? तो उनकी जब लाइफ होगी तब तक काम करेगा, फिर वो इमोर्टल है, मर जाएंगे। तो हमने क्या काम किया, उन सेल को आर्टिफिशियल मीडियम में मेंटेन करा लिया, जब भी जरूरत पड़ेगी, अब मैं करा रहा हूं। ठीक है, अब यही टेक्निक है, मानो ये बच्ची है, इसको बीमारी है, कौन सी बीमारी, एक्यूट बीमारी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एससी, एससी, अब समझना, हम क्या काम करेंगे, इससे इसके बोन मैरो से लिम्फोसाइट को आइसोलेट करेंगे, किससे, बोन मैरो से।
हमने इसके बोन मैरो से किसको आइसोलेट कर लिया? लिम्फोसाइट को, जिनमें क्या था? डिफेक्टिव एडीए जीन था, डिफेक्टिव एडीए जीन था, मतलब हेल्दी जीन नहीं था, सीधी सी बात है, तभी तो नहीं काम ही हो रहा था। नहीं, परमानेंट क्योर है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पर अभी हम परमानेंट नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बता रहे हैं क्या। ये क्या है? आइसोलेशन कर रहे हो आप, आइसोलेशन ऑफ किसको? लिम्फोसाइट फ्रॉम बोन मैरो। कर लिया आइसोलेट? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। और इसको आइसोलेट करने के बाद आपने एक पेट्री डिस्क ली, क्या ली? पेट्री डिस्क। एक और ले ली, और पेट्री डिस्क में आपने कल्चर को अच्छे से ग्रो करा लिया। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इन सारे सेल्स को उठा करके ट्रांसफर कहां कर दोगे? कल्चर के ऊपर, कि भाई तुम ग्रो करो। सब कैसे हैं? एडीए डिफेक्टिव सेल हैं। कैसी हैं? एडीए डिफेक्टिव सेल है, एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज डिफेक्टिव सेल्स। करा दो ग्रो, करा दिया। अब मैं क्या करूंगा? एक हेल्दी जीन, कौन सा? सी डी एन ए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लूंगा। किसका? सी डीएनए ऑफ ए डी ए, एडेनोसिन डीएमिनेज का सी डीएनए, ये लाइब्रेरी से ले लूंगा मैं। अब मुझे क्या बनाना है? एक रिकॉम्बिनेंट। तो सी डीएनए को किससे जोड़ूंगा? कौन वेक्टर का काम करेगा यहां पर? रेट्रो वायरस। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रेट्रो वायरस, क्या काम कर रहा है रेट्रो वायरस? वेक्टर का काम कर रहा है। हम सी डीएनए को इसके डीएनए के संग जोड़ देंगे। इसका डीएनए है, हमने सी डीएनए ले लिया, ये रेड कलर का सी डीएनए मान लो। अब कहेंगे इस वायरस से कि जा इन लिम्फोसाइट के अंदर इस जीन को इंसर्ट करा, तो भाई गया? नहीं आया क्या? और जाके क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बस यही तो चाहिए था। इसमें कई सेल का क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन, पर कई का नहीं होगा। तो
ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से हम अलग करना जानते हैं, कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे करने के बाद, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उनको उठा करके दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल, आई या नहीं आई? ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल, जिनमें क्या होगा, हेल्दी ADA जीन, हेल्दी ADA जीन होगा, उनको हम कहां ट्रांसफर कर लेंगे? अब गर्मी आने वाली है, आ गई, भयंकर नींद आएगी दोपहर में, ठंड में ज्यादा आती थी। चलो ठीक, तो बढ़िया है, हालत खराब होनी चाहिए। तो ये देख के लग रहा है कि ठंड आ रही है, वास्तव में तबीयत खराब है। चलो भाई सही रखो, लास्ट टाइम है, यही टाइम है। हाँ भाई पीछे क्या चल रहा है? फॉग ने चले, अब यहां जाओ, गर्मी आ गई है, फॉग का टाइम गया। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें इसमें वास्तव में? तो हमने क्या बना लिए, हमने उसी की बोन मैरो को निकाल करके उन्हीं के सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया। अब पर्टिकुलर टाइम के बाद जब भी उसको जरूरत होगी उसी के सेल लेंगे, उसके बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर देंगे। यानी उसका हमने बोन मैरो बना लिया इनडायरेक्टली, नहीं आया क्या? अब जब भी जरूरत पड़ेगी उसी के सेल को, उसकी अपने सेल को तो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी ना। तो ये सबसे बेटर क्योर है, अगर परमानेंट क्योर नहीं कर पाए तो। आई या नहीं आई? इम्यूनिटी कमजोर होती है, एचआईवी इन्फेक्टिव पेशेंट मर नहीं जाता, समझ रहे? बीमार रहना, परेशान रहना, ट्रीटमेंट चलना, ठीक है, वो समझ में आ गया था बीमार क्यों है, कि कोई म्यूटेंट है इसके अंदर, ठीक है, म्यूटेशन हो गया, बीच में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ क्या, अब क्या पता जिंदा है मर गई, स्ट्रीम थोड़ी लिखी है, या हमको इनके घर जाके थोड़ा पता करके आए, जो किताबों में लिखा है वही बताते हैं। हाँ तो अब ये थोड़ा लिखा स्टडी हुआ है कि आज भी जिंदा है, तो जिंदा होगी जब होगी, अभी कितनी बहुत पुरानी बात थोड़ी ना, कब की बात है, 90 की बात है, हमसे भी छोटी है वो। तुमसे बड़ी होगी, तुम्हारी दीदी होगी, आंटी होगी। क्या, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में करो, जैसे तुम्हें पता चल गया, तुमने क्रोमोजोम जैसे एमनियोसेंटेसिस कराया, एमनियोसेंटेसिस तो मालूम पड़ गया कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फीटस वाली कंडीशन में, इनिशियल फीटस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहां कर सकते हो उस टेक्निक को। नहीं कर सकते ना, आप बोन मैरो में किस में करोगे, बोन मैरो में इन्फेक्शन थोड़ा ना कराओगे, आप सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना। कहां पर? तू चाह रही है इस वायरस को सर डिस्क में ना करके आप सीधे बोन मैरो में डाल दो, ये कहना चाह रही है क्या? देख, पर ऐसा यहां वहां, यहां तुमने डाला, तुम पहचान पाए ये वायरस ने किसको ट्रांसफॉर्म किया, किसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, पहचान ही तो पाए, फिर तुम ट्रांसफॉर्म वाली सेल को तो ट्रांसफर कर रहे हो वहां पर, तो कोई बात क्यों नहीं, बोन मैरो में सेल तो कम हो जाएंगे ना उसके। और वायरस कितनी सर्वाइबिलिटी है, कब तक सर्वाइव कर पाएगा, मॉडिफाइड वायरस है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर।
कंपैरेटिव बेटर है, बहुत लंबे समय बाद कराना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जीन थेरेपी ऐसे ही होगी सबके अंदर। हाँ, डिफेक्टिव जीन का मतलब है जो मर चुका है, काम ही नहीं कर रहा, तो बना है तो बना रहने। तो हमारे जीनोम के अंदर तो कितना सारे इंट्रॉन है। जीन थोड़ा डिवाइड करते हैं, जीन तो रेप्लिकेशन होती है ना। तो भाई डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, इंट्रॉन एक्सॉन पढ़ रखे है ना। हाँ या ना। इंट्रॉन नॉन एक्सप्रेसिबल पार्ट है, एक्सॉन एक्सप्रेसिबल पार्ट है। तो ऑलरेडी हमारे डीएनए में जंक डीएनए इतना ज्यादा है, तुम सोच नहीं सकते हो। कितने परसेंट जंक डीएनए होता है डीएनए के अंदर? 95% अप्रोक्सीमेटली जंक डीएनए। क्या? सो जाओ। जंक डीएनए का मतलब नॉन एक्सप्रेसिबल डीएनए। सोचो, मात्र 5-6% एक्सप्रेसिबल डीएनए आप पता कर पाए हो। तो नेचर ने नॉन एक्सप्रेसिबल डीएनए 95% बनाया, तो कुछ तो सोच के बनाया है। हाँ, बुद्धि दौड़ाओ। यानी अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत सारी है आगे बढ़ने की, इवॉल्व करने की चीजों की। हाँ, तो ये समझ में आ गया नहीं आ गया? जीन थेरेपी खत्म। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करेंगे। दो टेक्निक खत्म हो गई हमारी, एक इंसुलिन और एक जीन थेरेपी। किसी को डाउट है बेटा? तुम समझ तो रहे हो सारे के सारे? लग रहे हो, लगे रहो, लगे रहो। तूने साथ भी किसका चुना है? वो अपना भी टाइम बर्बाद करता है, तेरा भी करेगा। खंबे के पीछे बैठ जाते हो आड़ में और सोचते कोई देखिए ना। चलो, क्या आगे चलें? अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड इन अर्ली डायग्नोसिस। कहां यूज हो रही है? अर्ली डायग्नोसिस में। कहां हो रही है? कौन कौन सी टेक्निक अर्ली डायग्नोसिस में यूज होती है, जरा बताओ। एमआरएनए और बोलेगा नहीं कोई भी। हाँ, बोलो बेटा। सीटी और बताओ। एमआरआई। एमआरआई अब गाल पे लगेगी ढंग से मराई। कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोले जा रहा है, दिमाग इतना भी लगा रहा है कि हाँ चल क्या रहा है। बातों से फुर्सत मिले तुझे तब। जब कोरोना फैला था तो तुम सबको पता है कि अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए जुट गए थे लोग। आरटीपीसीआर बार बार नाक में डाल डाल के, मुंह में डाल डाल करके, स्वैब बना बना करके, पेटिटिस में ग्रो करा करके आरटीपीसीआर लगा रहे हैं, देखा होगा। क्या कर रहे थे हम लोग? हम पता लगाना चाह रहे थे कि अभी इंसान सही सलामत है, क्या इसके अंदर कोरोना वायरस तो नहीं है पहले से ही। जो सिम्टम दिखाएगा तब तक तो पता नहीं कितनों को इन्फेक्ट कर देगा ये। तो हम पहले से इसको क्वारंटाइन कर लेते थे कि भाई नहीं, कि भाई तुझे अब एक ही जगह रहना, तू फैला मत दियो। अभी तेरे अंदर नहीं आया पर तू औरों को तो फैला सकता है ना। तो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? तो आप पीसीआर की हेल्प से क्या कर रहे हो? अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अर्ली डायग्नोसिस। ऐसी दो टेक्निक और हैं अर्ली डायग्नोसिस की, एक अलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेस है, और एक ऑटो रेडियोग्राफी। अब एलाइजा तुमने सुना होगा कि भाई एचआईवी के लिए एलाइजा करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एलाइजा करते हैं। आज की डेट में बहुत सारी चीजों के लिए एलाइजा करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? एलाइजा किस पर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, समझ रहे हो? यानी अगर किसी पैथोजन की एंटीजन ढूंढनी है बॉडी में तो भी एलाइजा निकाल लो, एलाइजा कर लो। एंटीबॉडी ढूंढनी है तो भी एलाइजा कर लो। ठीक है, तुम में से कौन बताएगा? देखता हूं। अगर हमारी बॉडी में कोई स्लो ग्रोइंग पैथोजन है तो एंटीजन ढूंढोगे, एंटीबॉडी हाथ उठाएगा बस, हाथ उठाएगा बस। स्लो ग्रोइंग पैथोजन है, अब बताओ उसके एंटीजन ढूंढना चाहोगे या एंटीबॉडी? एक दो, पहले तू ही बता। एंटीजन। क्यों? चल पहले सबसे पूछ लूं फिर कारण चाहिए, ऐसे नहीं हवा में तुक्का मारेगा। तू बता, कारण चाहिए। हाँ, तुम सभी एंटीजन नकल करके बोल रहे हो क्या?
पक्का कारण बताओगे? ठीक है, और बताओ। कारण के संग बताना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर बॉडी में कोई बहुत स्लो ग्रोइंग पैथोजन घूम रहा है, आप अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हो, तो आप क्या ढूंढोगे? एंटीजन या एंटीबॉडी विद कारण, कॉज के साथ। हाँ, हाँ। कौन बोल रहा है? तू बता रही है ना, तो क्या ऐसी बस डिस्कस कर रही है हवा में? बता रही है कारण के साथ। गीत गाने की बात नहीं हो रही है। हैं? क्या? नहीं समझ में आ रही है? अच्छा, बता, चल खड़े होके बता। ठीक है, अब तू बैठ। तुम में से कोई नहीं? एंटीजन होगा, क्यों होगा? रुक जा, कुछ कह रहे हैं ये लोग। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो क्या? तू बता चुका, तू छोड़, तुम लोग तू बता कोने में। तेरे पड़ोसी। हाँ, एंटीजन ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? एंटीजन नहीं समझ में आई। नहीं नहीं, क्यों होगा मैं ये पूछना चाह रहा हूं ना, कारण तुम सही नहीं बता रहे हो। हाँ, तुम में से कोई बताओ, तू बता सुधांशु। प्रियांशु है? एंटीजन या एंटीबॉडी स्टार्टिंग से तो बताओ ना, क्या बोल रहे चाह रहे हो तुम? क्यों एंटीजन? कहां गया वो? इधर देख। एंटीजन या एंटीबॉडी? दिमाग लगा के, किसी के कहने पे भेड़ चाल नहीं चलेगा कोई भी, फंस जाओगे। एक गलती करता है, सब गलती करना चालू कर देते तो एक तरफ से। तुझसे नहीं कह रहा, तू तो बता। ये तो मैं इनसे कह रहा हूं, इससे कह रहा हूं स्पेशली। एंटीजन पहले, एंटीबॉडी पूछिए हम। हाँ, एंटीजन ना, कोशिश। हाँ, एंटीबॉडी क्यों? कारण भी चाहिए भाई। अब तुम ही बताओगे, मैं देखो अपने कुछ नहीं कह रहा। एक कोई दबे पांव मेरी बॉडी में एंटर कर चुका है, दबे पांव, चुपचाप से ब्लड में जाकर के लिवर की किसी कोने में बैठ गया जाकर के। नहीं आया क्या? अब मैं बार बार ब्लड निकाल रहा हूं, ढूंढ रहा हूं एंटीजन, एंटीजन तो उसकी सरफेस पे होंगे ना, क्या मुझे एंटीजन मिल जाएंगे? चुपचाप से बैठा है 4 साल 5 साल से, नहीं आया क्या? स्लो ग्रोइंग है, मुझे ब्लड में एंटीजन मिलेंगे उसके? पर जहां कोने में बैठा होगा उस लोकल इलाके के एंटीबॉडी उसको पकड़ पकड़ के मार रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे, और कंटिन्यू पूरी बॉडी में उसके एंटीबॉडी को स्प्रेड कर रहे होंगे। नहीं आया क्या? तो स्लो ग्रोइंग के केस में क्या ढूंढोगे? फिर इतनी देर में क्यों बोल रहे हो? एंटीबॉडी कॉन्फिडेंस से पहले होना चाहिए था ना। जो फास्ट ग्रोइंग होगा, जो भर भर के ब्लड में पाया जाएगा, एंटीजन ढूंढोगे। जो स्लो ग्रोइंग होगा, कोने में छिपके बैठा होगा, पर वो बैठा होगा, उससे फाइट करने वाले मेमोरी और प्लाज्मा सेल उससे तो फाइट कर रहे होंगे, और फाइट करके एंटीबॉडी बना रहे होंगे, और एंटीबॉडी तो पूरे ब्लड में रोटेट कर रहे होंगे ना। वो थोड़ा ना कोने में इकट्ठे होंगे, तो लाखों की मात्रा में बन रहे होंगे वहां पर। वल्ला मचा रहे होंगे, वो छुप गया है चोर कोने में, छुप गया है चोर कोने में। नहीं आया क्या? कौन बोल रहा होगा ये? एंटीबॉडी। तो आप जैसे ही उनकी बात सुनोगे, अच्छा एंटीबॉडी मिल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एंटीजन छुपा हुआ है। सिंपल। क्यों कराते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट? समझ गए सर? तो आया तो दिमाग तूने बांध के रखा है इतनी टाइट से रस्सियों से, कहां से निकलेगा दिमाग से? आई? क्या आई? जब भी स्लो ग्रोइंग की बात होगी एंटी, फास्ट ग्रोइंग की बात होगी एंटी। तुम मेरी नाक कटा दोगे, कटा दोगे यार। जोर से बोलो भाई। ये क्या बोलना चाह रहा है, सुन के बताओ। तू बता क्या कहना चाह रहा है? एंटीजन होने के लिए
एंटीजेनिसिटी होना चाहिए, एंटीजन होने के लिए एंटीजेनिसिटी होना चाहिए, उल्टा क्यों बोल रहा है? एंटीजन है तो एंटीजेनिसिटी होगी, उल्टा क्यों चल रहे हो भाई? नहीं समझ में आया? भाई एंटीजन एंटीजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीजेनिसिटी एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। उसने कहा एंटीजन होने के लिए एंटीजेनिसिटी फास्ट होनी चाहिए, ये यही पूछ रहा है वो, बोल यही रहा है वो। समझ में आया? अपनी दिमाग मत लगाओ, गलत दिमाग लगाया तुमने आज। जो मैंने समझाया तेरे समझ में आया नहीं आया ये बता, बस एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? एक्स्ट्रा दिमाग तब लगाओ जब तुम धुरंधर हो जाओ, अभी तो कोई धुरंधर नहीं है तुम में से, पर सिलेक्शन लो उसके बाद एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। अभी बिल्कुल दिमाग उतना लगाओ जितने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं सच कह रहा हूं, रिसर्च की तो नेक्स्ट ईयर रिपीटर में आ जाओगे। रिसर्च मत करो, बस एनसीईआरटी जो कह रही है वो रट लो, मतलब समझ लो, तो छाप लो। रटने का मतलब छाप, कंसेप्ट मतलब है, समझ में आ गया ना? अभी कोई रिसर्च का दिमाग मत लगाओ, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, आफ्टर सिलेक्शन बस समझ लो ये वाली बात। कोई नहीं, सिलेक्शन बहुत टिपिकल नहीं है, बस मैं ये इतना जानता हूं, सिलेक्शन बहुत आसान है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नीट में लगभग 2 साल से, इन 4 सालों में 2 साल लगातार आया है, लास्ट 2 ईयर। अर्ली विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड इन अर्ली डायग्नोसिस? तो पहली तो आप जानते हो पीसीआर, दूसरी क्या बताने वाला हूं, ऑटो रेडियो, तीसरी अलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एलाइजा। समझना समझना। तो अर्ली डायग्नोसिस में 3 टेक्निक आएंगे इसमें। अच्छा, ऑटो रेडियोग्राफी किसमें आती है? ये आती है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप पीसीआर यूज करोगे, कोई डाउट? अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप अलाइजा यूज करोगे, कोई डाउट? अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें क्या ऑटो रेडियोग्राफी आप यूज करने वाले हो, जिसमें पीसीआर में बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हो, कोई डाउट? तो अब बात करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। समझना, और समझ में आ गया तो 1 मिनट का है ये, नहीं समझ में आया तो 2 घंटे में भी समझ में नहीं आएगा। अब ऑटो रेडियोग्राफी क्या है समझना। फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, माइक्रोबियल वॉर होगा, जिसका एक ट्रेलर आप देख चुके हो कोरोना के अंदर, जो आपको पता था तब। समझना, अब जो होगा उसमें मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होने वाले हैं, मल्टीपल बायो वॉर, भाई माइक्रोबियल वॉर बायो वॉर, ठीक है? और उसमें कई तो आपको पता ही नहीं होंगे, अननोन। तो साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी जता रहे हैं किस किस टाइप के पैथोजन होने की प्रोबेबिलिटी है, वो पता होता है साइंटिस्टों को, क्योंकि वो एनिमल वाले ही स्प्रेड करते हैं आगे जाकर के, जो अभी तक ह्यूमन में नहीं आए, पर एनिमल के अंदर वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर कीड़े बन रही हैं बहुत सारी, ठीक है जी? मैं तुम्हें थोड़ा वैसी बातें बता रहा हूं जो तुम्हारे सिलेबस की डायरेक्ट बातें नहीं है। तो जब ऐसा वॉर होगा तो बड़ी बड़ी लैब इस पर बड़ा खर्चा कर रही हैं, ठीक है? कि अगर ऐसा वॉर होता है तो जो हम मान के चल रहे हैं जिन पैथोजन होने की प्रोबेबिलिटी है, हमने उनके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए लैब में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, सीडीएनए से बनाने चालू कर दिए पीसीआर के थ्रू, और उनको हमने रेडियो लेबल्ड कर दिया। रेडियो लेबल्ड का मतलब है अब तुम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसमें जोड़ोगे, शुगर में तो जोड़ नहीं सकते, होता ही नहीं है कुछ भी, नाइट्रोजन बेस में जोड़ोगे नहीं, तो डीएनए में ऐसा क्या होता है, इसको रेडियो एक्टिव कर सकते हो, फॉस्फेट कर सकते हो, रेडियो P32। तो हमने क्या कर दिया, उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को का फॉस्फेट रेडियो लेबल्ड कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। समझ में आ गया? और बनाते जा रहे हैं, बाल इकट्ठे करते जा रहे हैं। फ्यूचर में जब वॉर होगा
तो हम सैंपल निकालेंगे, जितनी जो भी सैंपल में जितने भी पैथोजन होंगे उनके डीएनए को आइसोलेट करेंगे, डीएनए को सीधे जेल पर रन कराएंगे और जेल पर रन करा करके उनका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो पहले से मार्कर हमारे पास प्रोब बने हुए रखे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वो सिंगल स्टैंडर्ड इन सिंगल स्टैंडर्ड से जुड़ गए, मतलब वो पैथोजन आपकी बॉडी में है, अर्ली डायग्नोसिस कर लिया आपने। नहीं जुड़े मतलब वो पैथोजन आपकी बॉडी में नहीं है, जो आप सोच रहे हो। आई या नहीं आई? किसके नहीं आई? कोई ऐसा है इसके नहीं आई? कोई है उधर पीछे हाथ उठा? अच्छा हाँ बेटा। कचरा कर दे दो तुम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा दिया ना मैंने, तो उससे ज्यादा जा क्यों रहे हो? मैं तुम कह रहा हूं जाने की उससे ज्यादा। तुम पहले बेस्टिन ब्लॉटिंग समझो, सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझो। जेल रन करा लिया आपने, फिर ब्लॉटिंग कराओ ना कराओ वो आगे की कहानी है, वो अभी इतना डिटेल में पढ़ाना ही नहीं है मुझे। हमेशा जब भी आप जेल पर रन कराओगे, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, तो अगली रिएक्शन के लिए आपको ब्लॉटिंग करनी ही पड़ती है। ब्लॉटिंग जानते हो? बचपन में कहीं ब्लॉटिंग नहीं की है? अरे कभी स्कूल गए हो, मम्मा पापा ने खूब सारा सरसों का तेल बालों में लगाया हो, उसका यूटिलाइज किया? कभी नहीं किया? खूब ऐसे नहीं, सरसों का तेल पोत पोत करके जाते थे, बहता था ऐसे करके। और स्कूलों के अंदर पंखे तो होते नहीं थे, पंखे होते थे तो बच्चे पंखड़ियां टेढ़ी कर देते थे। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास में एक पंखा हिल रहा है धीरे 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 ऐसे से, और सड़ी गर्मी होती थी, पसीने की सड़ाइन बदबू आती थी। मतलब तुम बेहोश, आज के बच्चे तो बेहोश हो जाएंगे। मस्त रहते थे सब लोग। ठीक है, तो क्या करते थे कि भाई कोई डायग्राम है, ठीक है, अब तेल का उपयोग करना है, तेल बह रहा है ऐसे, ठीक है, गर्मी के से और बह रहा है, तो पेज फाड़ा, रगड़ लिए सर पर, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। जहां डायग्राम है उस पर रखा और गाड़ी पेंसिल से ट्रेस कर लिया। ट्रेस का मतलब ब्लॉट कर लिया, जैसा ब्लॉटिंग पेपर। याद आया? ब्लॉटिंग पेपर आता था, कार्बन नहीं, ब्लॉटिंग पेपर राइस पेपर होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, हाँ, ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना। भाई कोई चीज है उसको छाप लेना, ट्रांसफर कर लेना, इसको ब्लॉटिंग बोलते हैं। तुमने छेड़ दी, बस बात छेड़ दी, अपना मस्त हो गया अपने, अब सर लगे रहेंगे अपने कराने में। ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग, मैंने तो ब्लॉटिंग छेड़ दी, अब लगे रहने दूंगा ब्लॉटिंग, तब तक बतिया लेते हैं थोड़ा सा। ये है बच्चे, बस छेड़ दो कोई बात, अब वो इधर पिलर के उधर जाके बताना चालू, वो समझाना चालू कर देंगे, थोड़ा टाइम मिल गया बात करने का। ठीक है, तो ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे जेल पर आपने डीएनए रन कराया, आरएनए रन कराया, प्रोटीन रन कराई, तो उसको एक नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हो, तब जाकर के कोई स्टडी होती है। समझ में आया? उसको ब्लॉटिंग बोलते हैं। डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हो तो सदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए को ट्रांसफर कर रहे हो तो वेस्टर्न। ओनली फॉर प्रोटीन, ओनली फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को रन करा रहे हो, उसको ट्रांसफर कर रहे हो, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और आरएनए को ट्रांसफर कर रहे हो तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। आपको ये ना बोल दे सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ लो, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट बचा है सर, ईस्टर्न ब्लॉटिंग और बताओ। हाँ सर, मैंने कहा तो मिलेगा, हाँ सर। ठीक है, तो कोई दिशाएं नहीं है ये। डीएनए के लिए सदर्न, प्रोटीन के लिए वेस्टर्न, HIV का कंफर्मेसी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए। आई या नहीं आई? हाँ चलो खैर, समझ में आ गया। तो सीधी सी बात है, पहले आप क्या करने वाले हो, डीएनए या आरएनए जो तुम्हें सस्पेक्टेड सैंपल है, सैंपल को रन कराओगे। क्या करा लिया? अरे बोल दिया करो भाई। डीएनए को क्या करा लिया? रन करा लिया, डीएनए के सेगमेंट आपको मिल गए। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए है। अब आपने क्या बनाए? प्रोब, जो मार्केट में आते हैं पहले से ही, सी डीएनए से बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, जिनमें क्या लगा होता है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे समझना, समझ रहे हो? इसका एलाइजा और कराऊंगा, बस छोड़ दूंगा तो मैं उसके बाद। हाँ, वैसे
खत्म ही है। वैसे मैं आज भी खत्म कर सकता था चैप्टर को, पता है, पर आज नहीं करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर के। ये सब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, या इसमें हमने फॉस्फेट को क्या कर दिया? रेडियो लेबल्ड कर दिया। एक दिखा रहा हूं, पर ऐसे सबको किया होगा। चमक रहा है। और फोटोग्राफिक फिल्म तो चमकेगा, मतलब एक्सरे करोगे ना इसका, तब सही मायने में चमकेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा, अभी हुआ कहां है? हाँ, अब होगा तुम्हारा उसमें पूरा। दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट अब तक का। भाई इसमें क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड, या तो डीएनए होगा, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। इसमें किसको रेडियो लेबल्ड कर सकते हो भाई? ना, सिर्फ और सिर्फ P32। ये क्या कहलाएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए प्रोब। मॉलिक्यूलर मार्कर का काम करते हैं प्रोब। यानी मैंने तुम्हारे सैंपल को रन कराया, अब मैं चेक करना चाहता हूं जो सस्पेक्टेड जो चीजें इसमें है या नहीं है, उठा करके इसको उसके संग डाल दूंगा। और अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो क्या बताता है? जल्दी बोलो। हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या बता रहा है? जहां जहां हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां वहां रेडियो एक्टिव, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए क्या करना होगा? फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरेज की तरह एक फोटोग्राफिक फिल्म खींचोगे। तो फोटोग्राफिक फिल्म देखूंगा ना अगर मैं इसकी, छोटा साइज दिखा रहा हूं बना करके। ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी फिल्म होगी? फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म। तो फोटोग्राफिक फिल्म पर मुझे वही दिखेगा जो पेयरिंग, जहां पर क्या हुआ है, और कुछ नहीं दिखेगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। समझ में आया सुधांशु या नहीं आया? अगर मुझे म्यूटेशन ढूंढनी है तो मैं क्या करूं? अगर मुझे किसी जीनोम में म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करना हो तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं प्रोब को बाइंड करूंगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। अगर प्रोब की बाइंडिंग हो रही है तो म्यूटेशन है या नहीं? अरे बाइंड हो रही है तो म्यूटेशन नहीं है। बाइंड नहीं हो रहा मतलब म्यूटेशन हो गई। भाई बाइंड कब नहीं होगा? जब न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गए होंगे, तो हाइब्रिडेशन नहीं होगा। मतलब फोटोग्राफिक फिल्म पर हमें म्यूटेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर कोई बैंड फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आ रहा मतलब वहां म्यूटेशन हो गई। आ रहा है मतलब म्यूटेशन नहीं हुई, उल्टा होगा। ठीक है, समझना। यहां पर फोटोग्राफिक फिल्म पर मैं क्या मिल रहा है? इन्फेक्टिव, जो भी इंफेक्शन है, जो भी पैथोजन है, जीनोम ऑफ पैथोजन। पर यहां उल्टा क्या होगा? यहां पर अगर म्यूटेशन होगी, समझो मेरी बात, देखो यहां हाइब्रिडेशन हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, मतलब इन तीनों के अंदर म्यूटेशन नहीं है, तो ये तीन दिखेंगे। समझ रहे हो? जो नहीं दिख रहा वहां पर क्या होगी? म्यूटेशन हो चुकी है। समझ रहे? यहां उल्टा है, दिख रहा है तो म्यूटेशन नहीं हुई, और नहीं दिख रहा तो म्यूटेशन हो गई। सिंपल। किसके नहीं आई समझ में ये वाली बात? सेकंड वाली बात।
सब क्या आ गई? हाँ आ गई ना? इजी है ना? हाँ बोलो। The clone having the mutated gene will hence not appear on photographic film. अगर किसी क्लोन के अंदर म्यूटेंट जीन है तो वहां पर हाइब्रिडेशन नहीं होगा, और हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखेगा ही नहीं वो। ये ना, और ऊपर ये डीएनए इन, ये अच्छा ठीक है, आ जाओ। molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detecting using autoradiography. क्लोन भाई, ये इसका क्लोन प्रोब है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्लोन, ठीक है। अब बताओ, ये तू बता, और बोल भाई, आई आई या नहीं आई? आंखें नहीं बता रही आई? आ गई ना? चलो बढ़ जाए आगे। खत्म। किसके नहीं आया? हाँ तो पूछो, तुम झिझकते क्यों भाई? जैसे मान ले ये डीएनए रन करा लिया, सारे जीन रन करा लिए, मेरे पास एक प्रोब पड़ा हुआ है, इस सारे सबके प्रोब मेरे पास हैं। जब मैं इसे हाइब्रिडाइज कराऊंगा सब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ये हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए। ये नहीं हुआ हाइब्रिडाइज। ये क्यों हाइब्रिडाइज नहीं हुआ? क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया था, इसका प्रोब मिलेगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा। तो फोटोग्राफिक फिल्म पर मुझे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये नहीं दिखेगा। यहां पर ये नहीं दिख रहा, मतलब यहां पर म्यूटेशन हो गया। अरे दो कॉम्प्लीमेंट्री चीज जुड़ रही है, इसको हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को जुड़ जाना, उसमें क्या करना है? फोटोग्राफिक फिल्म पर अरे तुम डाई भी तो डाल रहे हो ना, अभी आपने रन कराओगे, इथेनियम ब्रोमाइड डालोगे, डाई अल्ट्रावायलेट से देखोगे ना, बैंड दिखेंगे, एक उसका पिक्स लोगे, फिर बाद में फोटोग्राफिक फिल्म डालोगे रेडियो एक्टिव को देखने के लिए। अरे आपको ढूंढना है क्या कोई किसी जीन या क्रोमोसोम में म्यूटेशन तो नहीं है, तो कैसे ढूंढोगे ये बताओ? कैसे से मतलब नहीं है, अभी ढूंढा है कि म्यूटेशन है या नहीं है, ये थोड़ा पूछेगा कि म्यूटेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब तेरे पास पेशेंट आएगा तो तू डायग्नोस करेगा कि बीमारी क्या है, मैं ट्रीटमेंट करूं, तो ये थोड़ा ढूंढूंगा बीमारी कैसे हुई, ये तो नहीं ढूंढेगा। ये डिटेक्ट का काम है ढूंढना। जैसे किसी को एड्स मिला किसी की बॉडी में, अब तू ये तो नहीं, तू डॉक्टर है, मैं पता लगाऊंगा तुझे एड्स हुआ कैसे, तू 10 सालों पहले कहां कहां गया था। नहीं नहीं, अरे ये ढूंढे है, तुम लॉजिक नहीं पकड़ रहे हो। तू ये ढूंढेगा या ये ढूंढेगा कि यार तुझे एड्स है या नहीं है, और है तो ट्रीटमेंट क्या करूं मैं, सिंपल। म्यूटेशन है या नहीं है तो आगे की बात। लास्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, सुन रहे हो? टाइम हो गया, कल करा देंगे। कल एक्चुअली में फिर समझाने के लिए कुछ बचेगा नहीं मेरे पास, कल डेटा है बस 20 मिनट का डेटा, बस एक टेक्निक ये वाली समझा दूंगा कल मैं, थोड़ा इंटरेस्ट ले लोगे, बाद बाकी का डेटा है 10 मिनट का। ट्रांसजेनिक एनिमल कहां कहां यूज होते हैं, बायो इथिक्स क्या है, और बायो पायरेसी और बायो पेटेंट में अंतर क्या है, बस डेटा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आ जाएगा और डेटा। कल छुट्टी बेटा, करो मस्ती। आज छुट्टी, ये कल करा दूंगा, कल खत्म है। क्या? सीडीएनए, अरे सुनो सुनो, जैसे इसने पूछा सर सीडीएनए बनता कैसे है, कहां से लेते हैं, सुनो,
हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन के सारे, जिसको सुनना है सुनो, बात बाकी शांति से चुपचाप निकल जाना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने सारे डीएनए ढूंढ लिए, समझ में आया। और ह्यूमन जीनोम के अंदर आप जानते हो इसमें क्या होते हैं, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। इंट्रॉन नॉन एक्सप्रेसिबल पार्ट होता है, कभी इसका एक्सप्रेशन नहीं होता, समझना। तो सबसे पहले क्या बनता है, HNRNA बनता है। क्या बनता है, HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इस आरएनए में एंट्रॉन भी का भी कोडिंग हो जाता है, एक्सॉन का भी कोडिंग हो जाता है, पर इंट्रॉन का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, एक्सॉन का प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इंट्रॉन का नहीं होगा, एक्सॉन का होगा। तो अब होती है आरएनए स्प्लाइसिंग, आई मॉलिक्यूलर पढ़ोगे, जिसमें सारे के सारे एक्सॉन को हम जोड़ देंगे, इंट्रॉन को उड़ा देंगे, हम का मतलब एंजाइम। तो हमें इसके अंदर मैच्योर आरएनए बनेगा, इसमें ओनली और ओनली क्या होंगे, एक्सॉन। इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनती, पहले HNRNA बनता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, जिसमें से इंट्रॉन उड़ा जाता है। पूरी एक अकेली क्लास है इसके ऊपर, सिंगल क्लास, ठीक है। आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, तब ये अब बन गया पूरा मैच्योर आरएनए। अब इस आरएनए से हम क्या बनाएंगे, डीएनए, ऐसा डीएनए जिसके अंदर इंट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं cDNA। किसकी मदद से बनाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से बनाएंगे, समझ में आया। आरएनए से डीएनए बनाना। तो हमने जो जीन लाइब्रेरी बनाई है, जीन बैंक बनाई है, उसमें सारे के सारे क्या हैं, cDNA है। कैसे बनाए हमने, HNRNA की स्प्लाइसिंग के बाद जो मैच्योर आरएनए बनता है उसको आइसोलेट किया हमने पहले, फिर उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, उस डीएनए की हमने लाइब्रेरी बनाई है। तुम बायोटेक्नोलॉजी में जहां पर भी डीएनए यूज करोगे, हमेशा cDNA यूज करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो HNRNA की स्प्लाइसिंग के बाद जो मैच्योर आरएनए बनता है उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू बनाते हैं। ये पूरा एक्सप्रेसिबल है, इसमें इंट्रॉन नहीं होते, ओनली और ओनली एक्सॉन होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन जंक डीएनए का पार्ट होता है, जो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो मैं बताएंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 95% वो डीएनए है जिसके बारे में आपको अभी नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सोचो, दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट, जो एक कंट्री तो इसका पैसा लगा ही नहीं सकती थी, कई कंट्रियों ने मिलकर के इसमें पैसा लगाया, अब तक का सबसे महंगा। तब हम 5% डीएनए के बारे में जान पाए हैं, 95% तो अभी। बाकी का मतलब हम मानते हैं वो जंक डीएनए है, नॉन एक्सप्रेसिबल डीएनए है, पर नॉन एक्सप्रेसिबल है तो कुछ तो कर रहा है ना। आई या नहीं आई, अब जा सकते हो। कुछ क्वेश्चन दे दिए मैंने, कर लेना, कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, कल मिलते हैं सेम टाइम। समझ ही नहीं आया तो पूछ क्या रहा है। नहीं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोसोम्स को बोलते हैं, इट इज अ जंपिंग जीन। करते कहां है भाई, जीन साइलेंसिंग में नहीं करते हैं। पीसीआर को यूज करते हैं सर, कैंसर डिटेक्शन में भी यूज करते हैं, फिर एचआईवी में यूज करते हैं सर। तो कंफर्म कैसे होगा कि ये एचआईवी है कि कैंसर है। देखो, सबके जीनोम तो आपको पता है ना, जैसे मुझे पता है कि एचआईवी का जीनोम ये है, कोडिंग ये है, ठीक है। जैसे देख, सुन, तेरी बॉडी, किसी की बॉडी के अंदर मुझे कोरोना का पता करना, देसी भाषा में समझ ले, तो मैं, मुझे पता है